नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, वो कार्यक्रम, वो मंच जो आपकी आवाज को, आपके सवालों को सीधे जगह देता है और ले जाता है देश के हुक्मरानों तक। तो सीधे इस कार्यक्रम के जरिए हमसे जुड़िए। आज 8 बजे में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है एनडीए में जीतन राम मांझी के बयान के बाद मची खलबली। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब, जो कि जेडीयू की कृपा दृष्टि से मुख्यमंत्री बने कुछ दिनों के लिए, आजकल बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक हैं। वो मांझी आजकल अपनी जनसभाओं में ये बताना नहीं भूल रहे कि पीएम ने उन्हें कितनी अहमियत दी है। हर रैली में उसका वो जिक्र करते हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि बतौर सीएम वो प्रधानमंत्री की पहली पसंद है। ये खुद मांझी साहब अपनी चुनावी सभाओं में कहते फिर रहे हैं। वो मांझी जिनके अपनी सीट मखदूमपुर पर कल वोटिंग होने वाली है। जाहिर है मांझी ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोका है। तो क्या मांझी का ये दावा, मांझी के मन में ये जो लड्डू फूटा है, क्या बीजेपी के कहने पर फूटा है या बीजेपी के लिए नई मुसीबत जुड़ा रहा है? इन तमाम बयानों के बावजूद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है, जो सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में, उस पर हम बातचीत करेंगे कि मांझी के मन में लड्डू फूटा, बीजेपी की मुश्किल बढ़ी या घटी। और रात 8:30 बजे देखिए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें वो खुद कहते हैं कि बिहार से लेकर मुंबई तक तमाम सवाल जो है, जो आजकल कंट्रोवर्सीज भारतीय जनता पार्टी को घेरी हुई है, उस पर वो दो टूक जवाब देंगे। रात 8:30 बजे राम माधव के साथ ये खास बातचीत। हम आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं डिबेट नंबर 1 में क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने और कैसे एनडीए में फूट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हम तो पूछेंगे में आज बात एनडीए में सीएम पद की दावेदारी की। एनडीए ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन जीतन राम मांझी के मन में अभी से लड्डू फूट रहा है। अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बहुत हम स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी चाहे मुजफ्फरपुर का रैली हो, गया का रैली हो, सासाराम का रैली हो, जहां भी जाते हैं वो कुछ न कुछ इशारा जरूर करते हैं। उसको आप लोग भी समझते होंगे, हम समझते हैं, जानते हैं ये चीज। जी हाँ, सीएम की कुर्सी का सपना मांझी की आंखों में आज भी उसी तरह मंडरा रहा है। यूं तो गठबंधन में मांझी को बस 21 सीटें मिली, उनमें भी 6 उम्मीदवार बीजेपी के निशान पर लड़ रहे हैं। लेकिन मांझी के मन में सीएम की कुर्सी का ख्वाब जाग उठा है। जैसा कि मांझी ने खुद कहा, यह ख्वाब पीएम मोदी की रैलियों ने जगाया है। हर दूसरी रैली में पीएम मोदी मांझी का जिक्र करना नहीं भूले। इनका छोटा सा शासन काल भी गरीबों को हमेशा हमेशा याद रहेगा। दलित कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। ऐसी जिन्होंने सरकार चलाई थी, भीतरा घात के बाद भी चलाई थी, अंदरूनी परेशानियों के बाद भी अपने मुद्दों पर अड़े रहे थे, लेकिन और लोगों ने जिन्हें काम नहीं करने दिया, ऐसे श्रीमान जीतन राम मांझी जी। लेकिन मांझी के मन में फूट रहे इस लड्डू से एनडीए के दूसरे सहयोगी पासवान के मन की कड़वाहट बढ़ गई। आलम यह है कि वो सीधे सवाल का जवाब तक नहीं देते। आजकल जीतन राम मांझी ने सर मखदूमपुर में कहा है, तो उनको आश्वासन मिला हुआ है प्रधानमंत्री से कि वो मुख्यमंत्री वही बनेंगे एनडीए के। अभी हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। आप सर, उन्होंने कल कहा है सर ऑन रिकॉर्ड। लेकिन मांझी का ये बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। एक तरह से मांझी ऐसे बयान देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है कि सरकार बने तो सीएम उसी का। फिलहाल पार्टी के नेता जैसे तैसे मांझी के बयान की गूंज दबाने की कोशिश में लगे। बिहार के संबंध में तो मांझी जी ने कई बार कहा है कि अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी करेंगे।
तो अंतिम निर्णय हम भी तो यही बात कहते हैं, सब लोग एक ही बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जिसके बारे में निर्णय कर देंगे, भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय कर देगा उसको बीजेपी मानेगी और सब घटक दल भी मानेंगे। सब लोगों ने कहा है बात। बहरहाल कुर्सी की इस खींचतान में हम तो पूछेंगे, क्या सीएम की कुर्सी के लिए दावा ठोक मांझी ने बढ़ा दी है बीजेपी की मुसीबत? तो हम तो पूछेंगे भाई, हमारा आज का सवाल जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एसएमएस पोल के जरिए आपको अपनी राय हम तक पहुंचानी है। क्या सीएम की कुर्सी के लिए दावा ठोक मांझी ने बढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत? हाँ के लिए टाइप करें IBN7 स्पेस देकर वाई, और ना के लिए टाइप करें IBN7 स्पेस देकर एन। अपनी राय 51818 पर एसएमएस करें। इसके साथ आप #HTP और #बैटल फॉर बिहार के जरिए ट्वीट कर भी अपनी राय और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। अब डिबेट की शुरुआत करता हूं, मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, जेडीयू की तरफ से वरिष्ठ नेता और सांसद अली अनवर साहब, एलजेपी की तरफ से जो कि पासवान साहब की पार्टी है, उनके नेता AK वाजपेयी साहब पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा हमारे साथ जुड़ेंगे, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, और मांझी साहब की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 45 सेकंड का पहला राउंड, बजर राउंड, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। और पहला सवाल मेरा संबित पात्रा, आज आपसे, रोज मैं आपसे इंतजार कराता हूं, आज इंतजार नहीं कराऊंगा। संबित पात्रा, जीतन राम मांझी क्या एनडीए के अगले मुख्यमंत्री हैं, हो सकते हैं? देखिए, मैं बड़े ध्यान से आपके रिपोर्ट को देख रहा था। मुझे लग रहा है आज एक वर्ड चला है मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट। आप लोगों का प्रयास है कि हम लोगों के बीच में एक मैन्युफैक्चर्ड लड़ाई कराने का, मगर हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम साथ साथ हैं। आप देखिए, आपका जो शीर्षक है वो है कि क्या मांझी जी के मुंह में लड्डू फूटा। अरे मांझी जी के मुंह में लड्डू फूटा तो दूसरों को परेशानी क्यों हो रही है? वो लोग जो उनके मुंह में लिच्ची और आम नहीं देखना चाहते थे, वो लड्डू से इतने क्यों परेशान है? अगर एक दलित और पिछड़े हुए के मुंह में लड्डू फूट रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, सब लोग खुश है, सबका साथ सबका विकास है। और मांझी जी ने ऑन रिकॉर्ड हमेशा कहा है, जैसे रामविलास जी ने भी कहा है, कि अंतिम निर्णय हम सब बैठ के पार्लियामेंट्री बोर्ड में करेंगे। हम जब चीफ मिनिस्टर बनाने का समय आएगा। 45 सेकंड मैं आऊंगा जीतन आपके पास संबित मांझी साहब के बयान पर। वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपके विरोधियों के पास चला जाता हूं एक बार। मेरे साथ अली अनवर साहब हैं। अली अनवर साहब, मांझी साहब का ये इशारों में कहना अपने चुनाव के ठीक 1-2 दिन पहले, क्या मांझी साहब अपनी सीट की जीत कंफर्म करना चाहते हैं, या वाकई में ये इशारा मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि एक दलित को, महादलित को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने पर ही चुनाव जीता जा सकता है? सुमित जी, बिहार में एक कहावत बहुत मशहूर है कि पेड़ पर कटहल है और लोग होंठ में तेल लगाए घूम रहे हैं। तो अकेले मांझी जी ही नहीं है, ऐसे कम से कम आधा दर्जन लोग उसमें है, और ये जात के हिसाब से है। जगह जगह सब लोग उस जात को भरमाने के लिए और अपनी तरफ खींचने के लिए जगह जगह लोग प्रचार कर रहे हैं कि चुनाव होगा तो ये मुख्यमंत्री। अरे ये सवाल कहाँ है? जनता तो हमारे नीतीश कुमार जी को के तरफ है, आवाम जब उनके तरफ है तो उनका तो मुख्यमंत्री बनना जनता की कृपा से तय है, और वो दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। इनके ठीक है अली अनवर साहब, हो गए 45 सेकंड, आपने चुनावी भाषण दिया। वाजपेयी जी, अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या एलजेपी को मांझी साहब स्वीकार्य हैं? सवाल यहाँ स्वीकारने का नहीं है, सवाल ये है कि मांझी साहब ने खुद कहा है कि भाई हम लोग जो हैं अपनी मुख्यमंत्री पद पर कोई दावेदारी ठोकने नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा स्पष्ट कर दिया था उन्होंने। दूसरी बात, अभी संबित भाई ने कहा कि ये सब लोगों के बीच में तय है कि एनडीए के घटक दल बैठ के तय करेंगे, और वहाँ के एमएलए किसको लीडर चुनते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तीसरी बात यह है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ बीजेपी बड़ी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा संख्या सीट पे लड़ रही है, दूसरी तरफ मांझी जी हैं या हमारा दल है जो कम संख्याओं पे लड़ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि बड़ी पार्टी मुख्यमंत्री अपना न बना के और छोटी पार्टी को बना दे?
मांझी जी के बारे में एक बात जगजाहिर हो गई है कि वो भी थोड़ा बड़बोलापन बोलते हैं, लेकिन ये उनका अपना क्रियाकलाप है। वो जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है, ये तो वही बेहतर जानेंगे। लेकिन हमारा उसके बीच में न तो उनसे कोई द्वेष की भावना है, वो बड़े सम्मानित नेता है हमारे लिए, और मुख्यमंत्री पद के दावेदारी हमारी पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई नहीं है। ये बात बड़े स्पष्ट तौर पे। 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज झा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज झा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, फाइनली सुन पा रहा हूं सुमित भाई। अच्छा मनोज भाई, मांझी जी सीएम के तौर पर अपने आप को रैलियों में बोलते जा रहे हैं, इशारों में ही सही, कि मुख्यमंत्री जी क्या कि प्रधानमंत्री जी इशारा कर रहे हैं कि कौन रैली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस जात का बनेगा। तो मांझी जी अपनी सीट जीतने के लिए ये चुनावी पैंतरा अपना रहे हैं, या वाकई में महादलित को एनडीए प्रोजेक्ट कर सकता है? देखिए सुमित भाई, अगर मुगालते पालने का शौक हो जाए तो आपको कुछ भी और पालने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं जो जहमत आप उठवा रहे हैं भाजपा, हम या रालोसपा से, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार की दलित पिछड़ों और सवर्ण गरीबों की गोलबंदी हमने देखी है ना, वो मैंने 20 वर्ष में नहीं देखी। इसलिए ये इनका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रह जाएगा, और ये स्वतंत्र हैं कि 4 चरण खत्म होते होते सोचते रहें, लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में ही तब्दील होगा। चलिए ठीक है, आपने 15 सेकंड पहले बात खत्म कर दी। आखिर में दानिश रिजवान आपके पास, क्योंकि आपके नेता हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी की बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, जीतन राम मांझी की बातचीत हुई थी अमित शाह जी के साथ, जीतन राम मांझी जी की को सहमति मिली थी रामविलास पासवान जी से। क्यों वो ये कह रहे थे अपनी चुनावी सभा में, इशारों में ही सही, कि कौन मुख्यमंत्री होगा मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं? क्या मतलब निकाला जाए इसका दानिश रिजवान? देखिए सुमित जी, इसका बहुत सारा मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जिस तरीके से आरजेडी के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, जेडीयू के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको गफलत में रहने की जरूरत नहीं है। बयानबाजी हमारे नेता की तरफ से भी हो रही है, तमाम धड़े के नेता बोल रहे हैं, लेकिन हमने तय कर लिया है कि चुनाव के बाद हम एनडीए बैठेंगे, बैठने के बाद डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने जो भी बातें कही वो सही कही है कि हर मन से जिस तरीके से एक दलित के बच्चों को प्रधानमंत्री पुकार रहे हैं, ये इतिहास में पहले कभी बिहार के इतिहास में देखने को नहीं मिला है। बिहार के इतिहास में दलितों को हमेशा हाशिए पर रखने की कोशिश करी गई है, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं और दलितों का नाम लेते हैं, दलितों के सम्मान की बातचीत करते हैं। वो बिहार के लिए एक नए तरीके का अनुभव है, और कहीं ना कहीं से बिहार के दलित। 45 सेकंड हो गए। अली अनवर साहब जवाब देना चाहेंगे? साथ में बैठे हैं दानिश रिजवान के, आप लोग मिसलीड कर रहे हैं अपने कैंपेन में। नहीं, देखिए दलित को तो सबसे ज्यादा सम्मान हम लोगों ने दिया। मांझी जी तो खुद कहते हैं कि भाई हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम मुख्यमंत्री हमको कोई बनाएगा, तो बना दिया। तो ऐसा चीज है कि वो तो जिंदगी भर उनको परेशान करेगा ये सपना, और वो कहां मिलने वाला है। और बीजेपी का तो पहले से तय है, बीजेपी खुलेआम कहती है कि बीजेपी का ही होगा, हालांकि होने का कोई सवाल नहीं है। मनोज झा जी ने ठीक कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये तो होने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी ने तो पहले से घोषित कर दिया है, तो इनके बनने का कहां सवाल है। लेकिन जो हम लोगों ने इनको बना दिया, तो ये तो जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे वो परेशान रहेंगे। जवाब दीजिए दानिश रिजवान। अगर दलितों की इज्जत है इनके दिल, अगर दलितों के इनके दिल में इज्जत है, तो एक दलित को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद किसी दलित को यह मुख्यमंत्री बना देते। नीतीश कुमार जी को कुर्सी से मोहब्बत है, दलित को पहले मुख्यमंत्री बनाकर यह जताने की कोशिश करते हैं कि पार्टी में कोई विरोध उनका नहीं हो। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी से इनकी करारी शिकस्त हुई थी तो पार्टी के अंदर में विरोध पनपा था, और अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने एक तोहमत जीतन राम मांझी के सर पर कांटे का ताज रख दिया। इन्हें लगा कि दलित है, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने जब बिहार के विकास की बातचीत करी, वो 34 एजेंडे लागू कर दिए जिनको बिहार की आम आवाम की जिनको जरूरत थी, और उसके बाद नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द होने लगा और दलित की को कुर्सी से उठाकर फेंक दिया। और सबसे
सबसे बड़ी बात यह हो गई कि खुद उसी कुर्सी पे बैठ गए। अगर दलितों से मोहब्बत थी तो किसी दलित को ही मुख्यमंत्री फिर से बना देते। मोदी जी इतना घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं दलित के लिए, तो क्यों नहीं इनको मांझी जी इतना बेचैन है, इन्हीं को प्रोजेक्ट कर देते, किसी मंच इन्हीं पे को प्रोजेक्ट कर देते, भारतीय जनता पार्टी मांझी जी को आगे करती है। संबित पात्रा की शांति भी मिल जाती और एक ठिकरा भी फूट जाता हार का। अब तो वो खोज रहे सुनिए हैं कि सुनिए हार अली का अनवर साहब ठिकरा सुनिए, खुद बीजेपी जवाब देना चाह रही है आपकी बात किस का, पर फोड़ा जाए। बीजेपी जवाब दे रही है। संबित पात्रा थोड़ा हम आ जाएं। पूरा देखिए हमारे प्यारे मित्र जेडीयू के नेता अली अनवर साहब ने अभी एक पूर्वांचल की कहावत से शुरू की, वो जो कटहल वाला और तेल वाला, तो हम भी एक पूर्वांचल की कहावत से शुरू करते हैं। जब बाढ़ अपने चरम पे होता है ना, तो सांप और बिच्छू आके एक ही पत्थर पे बैठ जाते हैं। ये कहावत है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं। सांप और बिच्छू एक ही पत्थर पे बैठते हैं। अब इसमें देखिए मैंने ये कहावत क्यों कही, अभी दोनों मनोज भाई ने भी और जेडीयू के अली अनवर भाई ने भी कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सपने कहा। देखिए सपने तो एक अलग चीज है, मगर अगर आंखों में षड्यंत्र हो, सांप बिच्छू वाला मैं बता रहा हूं, षड्यंत्र हो, वो बहुत खतरनाक होता है। सपने से कोई नुकसान नहीं होता है, मगर लालू जी के आंख में झांक के देखा है आपने, वो जो जहर पिए हैं उसका जो पूरा परेशानी है उनके आंख में है, षड्यंत्र के रूप में है। और उसमें बिहार की जनता को पता है कि अगर उन्होंने इस तरफ रखा अपना हाथ बटन दबाने के लिए आप लोगों की तरफ, तो ये जो षड्यंत्र का खेल है आंखों में जो बसा हुआ है जहर पीने के बाद, उसका नतीजा क्या होगा। बात का जवाब इसीलिए आप मैं लूंगा, लेकिन संबित वो षड्यंत्र तो कामयाब नहीं होने वाला। आज की कहानी के नायक जीतन राम मांझी हैं, और आपने भी उनको कहा कि वो महादलित हैं, तो दूसरों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर उनके मन में लड्डू फूट रहा है। तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे कि जीतन राम मांझी को औपचारिक तौर पर आप अनाउंस कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि मखदूमपुर के बाद जीतन राम मांझी का आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं कल के चरण के बाद। देखिए दो चीजें हैं, आपने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया कि आज के डिबेट के महानायक जो है जीतन राम मांझी हैं। आप बताइए, एक पार्टी ने, जिसके प्रवक्ता यहां बैठे हैं, एक पार्टी ने भरसक कोशिश की कि वो खलनायक बन के एग्जिट हो जाए उनका हिंदुस्तान की राजनीति से, और दूसरे पार्टी ने ऐसा पूरे विषय को रखा कि आज वो महानायक के रूप में उनकी चर्चा हो रही है, उनके विषय में डिबेट हो रहा है। तो आप बता दीजिए कौन दलित विरोधी है और कौन दलित के साथ और महापिछड़ा के साथ खड़ा है। अब बाकी सीएम कौन बनता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है पार्टी में, ये डिबेट में थोड़ी तय होता है कि कौन सीएम बनेगा। वो डिबेट जब हम लोग जीत जाएंगे, जो कि होगा, मतलब दिवाली हमारी होगी इस बार, उस डिबेट में हो जाएगा। सब जितने एमएलए हमारे जीत के आएंगे वो सब एमएलए हमारे बैठ के निश्चय कर लेंगे। मनोज झा मुस्कुरा रहे। मनोज झा मैं आता हूं एक सेकंड में आपके पास, पहले वाजपेयी जी मैं आपसे पूछूंगा, इसका मतलब ये आपकी स्ट्रेटेजी है क्योंकि आपने किसी के नाम अनाउंस नहीं किया है सीएम के तौर पर, तो जब जहां जिस जाति के लोग ज्यादा रह रहे होंगे उस जाति का नेता वहां जाकर अपने आप को खुद ही प्रोजेक्ट कर देगा ताकि उसका चुनाव, उसकी सीट तय हो जाए। ये स्ट्रेटेजी एनडीए की? नहीं, किसी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। इतने सारे नेता हमारे जा रहे हैं फील्ड में, जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन किसी नेता ने ऐसा नहीं किया। और मांझी जी ने भी ये नहीं कहा है, मांझी जी ने कहा है कि मोदी जी की बातों से ऐसा इशारा लगता है। हाँ बिल्कुल, तो और क्या इससे साफ और क्या बोलेंगे? उनके अलावा तो किसी नेता ने कोई बात नहीं की, सबने एक सुर में कहा है कि एनडीए के घटक दल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आपके साथ हैं और वो ऐसा खुद कह रहे हैं। नहीं, ये उनकी अपने अंदर की भावना है, वो क्या महसूस करते हैं। आपने मुझको नमस्कार किया, आप अंदर से क्या सोच रहे हैं कि मैंने नमस्कार किस नियत से किया है, ये आपका देखने का विषय है। तो इसी तरह मांझी जी का है, मांझी जी को ये लगता है कि मोदी जी ने अच्छे मुस्कुरा के बात कर दी है या तथ्यों को सही तरीके से रख दिया है, तो हो सकता है कि हमको मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन वो खुद स्वयं कह चुके हैं इस बात को कि जो माननीय मोदी जी तय करेंगे, एनडीए के घटक। आपको कल की बात याद नहीं, आपको 2 हफ्ते पुरानी बात याद है? नहीं, कल की बात तो अभी सुनाई है आपने, अभी सुनाई है, अभी हाल में ही सुनाई है, और उससे बड़ा साबित हो रहा है, बड़ा क्लियर है कि मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा एनडीए में नहीं होने वाला है। जो घटक दल बैठ के तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई चुनाव का मुद्दा है ही नहीं। विरोधियों ने कोशिश की, बहुत कोशिश की कि भाई बगैर दूल्हे की बारात है, कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते। मनोज झा जवाब दीजिए। और उसका जवाब भी दिया हम लोगों ने। देखिए मैं थोड़ा सा आपके जो विषय है उस पर आपको फिर से लाना चाह रहा हूं। उसमें सर्वप्रथम मैं अपने बढ़ते बिहार में एक ऐसा विमर्श देख रहा हूं जो दिल्ली के लोग नहीं देख पा रहे। मैं संबित से आग्रह करूंगा कि उसके पार्टी के काफी लोग यहां हैं, वो दिल्ली पटना आ जाएं कुछ दिन। मैंने इस तरह की चर्निंग, मंथन
गोलबंदी मैंने 20 वर्ष में नहीं देखी है सुमित जी। नतीजे आपको बता देंगे। और उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज हुई है, सामाजिक न्याय और विकास के बीच में बिहार पुल बनाने चला है, एक नई परिभाषा कर रहा है। अब ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, हम दलों के हाथ में भी नहीं है, अवाम ने अपने हाथ में ले लिया है। और अवाम ने यह तय कर लिया है कि हमारा जो नेतृत्व है वो स्वीकार्य है, हमारा कार्यक्रम स्वीकार्य है, हमारी प्रतिबद्धताएं स्वीकार्य है। और सांप और बिच्छू का रूपक इस्तेमाल करके संबित भाई, और शैतान का रूपक इस्तेमाल करके आपके प्रधानमंत्री जी ने बहुत नुकसान कर लिया, और उसी कारण से उनको सभाएं कैंसिल करनी पड़ रही हैं दिल्ली स्टाइल में। ये आपके लिए एक सिग्नल है, भीड़ आ रही है, दिल्ली की पुनरावृत्ति होने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री के नाम पे स्पेकुलेशन मत करिए, वो तय कर लिया है बिहार ने। सुमित जी, सुमित जी बोलिए दानिश। मनोज झा जी जो बात कह रहे हैं कि एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं समाज के बीच में, तो लालू प्रसाद यादव जी कभी किसी भी भाषण में डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? हमेशा कहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में लड़ाई है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे। क्या समाज को ये जोड़ रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं? अगली जाति से आते हैं मनोज झा जी भी, क्या उनकी जाति की लड़ाई है क्या बैकवर्ड के साथ में? इनके नेता कहते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच की लड़ाई है। लालू प्रसाद यादव जी ने किसी भाषण में आपने विकास की बातचीत नहीं करी है, हर भाषण को डाइवर्ट करने की कोशिश बात को एक सवाल के अंदाज में मनोज झा को टॉस करता हूं। क्या मनोज झा आरजेडी का अध्यक्ष कभी मनोज झा या कोई झा, कोई मिश्रा, कोई तिवारी, कोई सिंह, कोई ठाकुर हो सकता है, या यादव होना जरूरी है आरजेडी का अध्यक्ष बनने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आरजेडी का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जनता दल के जमाने से, आपको जनता दल के जमाने से। और दूसरी चीज, राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर हो सकता है मनोज झा, आपको प्रगतिशील तेवर रखना होगा। आप लालू जी और राजद को जाति में महदूद मत कीजिए दानिश भाई, आप गलती कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय और विकास, मनोज भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हम नहीं कह रहे, और जो पहल कहीं से नहीं हो रही थी। मनोज भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं कि लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच पहल की है, हम तो बिहार को सैल्यूट। मनोज भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, मनोज भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप लालू प्रसाद यादव जी को क्यों नहीं समझाते हैं कि जनता के बीच में जाके विकास के मुद्दों पर वो बातचीत करें? वो कभी बीच में ले आते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए किस तरह की सियासत कर रहे हैं वो? 90% की लड़ाई है। दानिश एक मिनट, मनोज जी एक मिनट। संबित पात्रा, आपने सत्ता और संसाधन में भागीदारी की लड़ाई है, सकता हूं क्या? और ये बिहार में खत्म नहीं होगी। जी बोलिए। हम दिल्ली तक तो ताज पलट के रख देंगे। सत्ता और संसाधन में भागीदारी की। प्रधानमंत्री जी अपनी जात बताए, एक सेकंड आना चाहूंगा। पहली बार प्रधानमंत्री अली अनवर वर्सेस संबित पात्रा जी, अमित शाह जी हम आजा जरा बोलिए। बिहार के गवर्नर आते हैं, गवर्नर के पहुंचने से पहले उनकी जात बिहार में पहुंच जाती है। जवाब दीजिए। तो बीजेपी जात पात की राजनीति कर रही है, विकास तो बहाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने। संबित पात्रा एक सेकंड में, अब शांत हो जाइए। देखिए एक बात की जो मैं खुशबू तो नहीं कहूंगा, मैं बदबू ही कहूंगा, जो बार बार उभर के आ रही है कि कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को जिस प्रकार से मनोज भाई भी यहाँ पे बाहरी वर्सेस बिहारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पोल खुलना बहुत जरूरी है। आप देखिए जितने लोग वहां चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बाहर से जाके चुनाव लड़ रहा है तो उसी माटी का पुत्र तो लड़ रहा है, और कोई सीएम बनेगा तो कोई बाहर से आके बन जाएगा, उसी माटी का पुत्र बनेगा, है ना। और आप भी मनोज भाई से पूछे थे क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, आपने ये खतरनाक क्वेश्चन उनसे पूछ लिया है। अलग तो यादव तो अलग बात है, अगर उस परिवार का नहीं हो, दोनों बेटा, कौन बड़ा कौन छोटा मैं नहीं जानता हूं, मगर दोनों ही बेटा पुरोधा के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए, कोई और बाहर से नहीं मिला। अगर एक टैलेंटेड यादव को प्रोजेक्ट करते लालू प्रसाद यादव, तो यादव समाज का अच्छा ना होता, मगर नहीं, वो अपने कुनबे से बाहर, अपने सास, और भी यादव चुनाव लड़ रहे हैं बारे में सोचेंगे, आरजेडी के टिकट पर और भी यादव भला होगा। केवल तेजस्वी वो लड़ रहे हैं, वो हर किसी के यहाँ से लड़ रहे हैं। ठाकुर जी के नहीं, सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए पूरा। बीच में देखिए, ऐसे बोलने से हम भी बीच में बोल रहे थे, हम बीच में बोल रहे थे क्या? मेरा कहना था कि क्या, अरे सर सुन तो लीजिए,
सभी पार्टी के लोगों ने सभी समाज के लोगों को दिया है, मगर मेरा सवाल है कि जो आपने मनोज जी से पूछा कि क्या किसी और को वो पार्टी में बढ़ाएंगे? अरे टिकट देना तो मजबूरी है, इतने सदस्य भी तो होने चाहिए उनके परिवार में, खाली टिकट देना अलग विषय है, मगर बढ़ा किसको रहे हैं ये पूछिए आप। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये डिबेटेबल टॉपिक भी नहीं है। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मनोज भाई आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप अच्छे अच्छे शब्द सामाजिक न्याय विकास शब्दों का प्रयोग करते हैं, मगर जमीन पर क्या लालू प्रसाद यादव जी ने संसाधनों के साथ किया है आप बताइए। नहीं एक मिनट, मनोज बोलिए, जवाब दीजिए। जी हाँ सुमित जी। संबित पात्रा ने मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अक्सर में संबित रेटोरिकल हो जाते हैं और इन दिनों और भी रेटोरिकल हो रहे हैं क्योंकि उनके अमित शाह जी को और मोदी जी को फीडबैक बिहार से मिल रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जनतंत्र में परिवार से 2 लोग लड़ रहे हैं, जनता चुनेगी, चुनित होंगे, विधानसभा में आएंगे। कम से कम मैं बार बार कहता हूं ये परिवार तो फिर भी बेहतर है ना कि जनता के पास जा रहा। ठीक है, एक परिवार नागपुर में बैठ करके सारे चुनाव, सारी नीतियां, आरक्षण की पद्धति दानिश रिजवान कर रहा है। कमाल है साहब। ठीक है, दानिश रिजवान लास्ट सवाल फिर आपसे, क्या जीतन राम मांझी एनडीए के मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार में? दानिश रिजवान हाँ है ना? दानिश रिजवान हाँ है ना? महफूज रखिए, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हो सकते हैं कि नहीं? दानिश, एनडीए की पूरी कमेटी बैठेगी, तमाम राजनीतिक दलों के नेता हम बैठेंगे और बैठने के बाद ये तय करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए आप इनकार नहीं कर रहे। स्पष्ट है दानिश, कि जिस तरीके से बिहार माफी के साथ मेरा वक्त की कमी, आप 5 मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर जीतन राम मांझी ने एक बयान देकर ये कम से कम कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, शगुफा कह सकते हैं, छेड़ने की कोशिश की है कि एनडीए जिसने अब तक अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, क्या वो हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर चुनाव जीतने की कवायद में लगी है, या ये स्ट्रेटेजी है, या वाकई में मांझी साहब ने एनडीए के अंदर एक नई विवाद की शुरुआत की है। हमारा सवाल भी आज का यही था कि क्या सीएम की कुर्सी के लिए दावा ठोककर जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाई हैं? हजारों की संख्या में एसएमएस मिले हैं। 55% लोग हाँ में कहते हैं, 45% लोग ना में कहते हैं। यानी IBN7 का एक बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि बीजेपी की मुश्किल मांझी साहब के इस दावा ठोकने के बाद बढ़ सकती है।